तो इन केस ऑफ लिक्विड सॉलिड्स के केस में जो कंडक्टिविटी है और जो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड। वेयर एज इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब एक लिक्विड सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो दैट टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उनकी कंडक्टिविटी को, दैट विल डिस्कस टुडे। तो फर्स्टली कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। Electrolytes are all those aqueous solution of maybe solid, any salt, acid or base which can conduct electricity. These are called electrolytes. तो इनकी कंडक्टिविटी क्या है और कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो एक चीज आपको याद होगा बेटा, आपने इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी लाइक इलेक्ट्रिकल जो भी लाइक कोई मेटेलिक वायर है या वॉट एवर सब्सटेंस इज देयर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसकी रेजिस्टेंस जो आप फाइंड करते हो, आर, कैपिटल आर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज directly proportional to the length of that wire and inversely related to area of cross section. And if you find the relation between resistance and the length and area of that particular wire, तो आपने ये इक्वेशन लोअर क्लासेस में भी डिराइव किया हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो वन L ओवर A। ठीक है, ये फॉर्मूला आप कर चुके हो। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस है उनकी रेजिस्टिविटी या उनकी कंडक्ट रेजिस्टिविटी जो है वो मतलब कि एक एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की कंडक्ट को रोकने की, और उसी का रिवर्स जो होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, और सेम रेजिस्टेंस आर जो है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, आर इज रेजिस्टेंस और इसका रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो अब एक इलेक्ट्रोलिटिक के लिए हम कैसे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूले यूज करेंगे, एंड न्यूमेरिकल्स आर आल्सो देयर इन योर बुक। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद ही रखने, छोटे छोटे फॉर्मूले, एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई देम फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो कंडक्टेंस जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आर का अगर हम इनवर्स ले ले, रेसिप्रोकल ले ले, देन इट इज सेड टू बी जी, एंड जी इज नोन एज कंडक्टेंस। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस दिया हुआ है किसी भी सब सोल्यूशन का, आपको कंडक्टेंस पूछा गया है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड इट्स रेसिप्रोकल टू गिव आंसर। जी इज इक्वल टू 1 ओवर आर। और अब अगर अब इस फॉर्मूला को लाइक पूरा फॉर्मूला जो हमने आर का है उससे रिलेट करे जी को, देन दिस कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू ए ओवर एल रो। ए अगेन यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड एल जो है वो लेंथ है। ठीक है, और अगर हम लेंथ 1 मीटर रखते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर रखते हैं, देन ऑब्वियसली यू नो दैट दिस कंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1 ओवर रो। ठीक है, और ये जो 1 ओवर रो हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पे आई है, दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी 1 ओवर रो को हमने एक सिंबलाइज कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, एंड इट इज सिंबलाइज्ड एज काप्पा कहते हैं इसको, या के भी कह सकते हो आप। तो दिस के इज इक्वल टू 1 ओवर रो। बेटा आर का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है जी, एंड रो का रेसिप्रोकल जो है दैट इज कंडक्टिविटी कप्पा, इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच इज हैविंग 1 मीटर लेंथ। मतलब सॉल्यूशन को एक ऐसे कंटेनर में आपने रखा हुआ है जिसमें जो सॉल्यूशन का कॉलम बन रहा है उसकी लेंथ 1 मीटर है, और इलेक्ट्रोड्स जो है उन जिनके बीच में वो सॉल्यूशन रखा हुआ है उनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर मीटर है। तो ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी काप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड दिस फॉर्मूला फॉर दिस इज G इज इक्वल टू के A ओवर L। द यूनिट ऑफ G, बेटा R का जो यूनिट है उसका रेसिप्रोकल आप कर दो, ओम आपने पढ़ा रेजिस्टेंस का यूनिट, तो उसका जो इनवर्स है ओम इनवर्स भी कह सकते हो आप G का यूनिट कंडक्टेंस का। अदरवाइज
ऑन इन द ओनर ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये टर्म दिया था, सीमेंस भी कह सकते हैं इसको। तो दोनों ही यूनिट्स चलते हैं। एंड यूनिट ऑफ के, कापा का जो यूनिट है दैट इज सीमेंस पर मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स यू कैन से, और सेंटीमीटर इनवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही यूनिट्स आपको कॉमनली बुक में यूज मिल जाएंगी। न्यूमेरिकल आई विल डिस्कस लेटर, पहले थोड़ा सा मेरे जितने भी टॉपिक है, एक ये हो गया आपका नॉर्मल रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये आप साइड बाय साइड फॉर्मूले नोट कर सकते हो, अदरवाइज गिवन इन योर बुक एज वेल। So conductivity of an electrolyte solution is the conductance of solution of 1 meter long column with a cross section area of 1 square meter। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है अगर एक सॉल्यूशन का, तो वो जितनी कंडक्टिविटी उसकी शो हो रही है सॉल्यूशन में, दैट इज, या जितनी उसकी कंडक्टेंस है, दैट इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और सिंपली यू कैन से कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। मतलब एक सॉलिड के लिए आपने देखा था कि उसमें सॉलिड सब्सटेंसेस, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको मिलेगा, सॉलिड कंडक्टर्स की जो कंडक्शन है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम होती है, बिकॉज उनकी जो आयंस की मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज जो मेटल आयंस है दे स्टार्ट मूविंग फास्टर और वाइब्रेटिंग फास्टर, और वो हिंड्रेंस कॉज करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेरिएशन मिलेगा। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, मीन्स इफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैन डिसोसिएट टू अ लार्ज एक्सटेंट। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में मिक्स करने पे आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, और कंडक्टिविटी आयंस की वजह से ही है ऑब्वियसली। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज लार्जर द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर वुड बी इट्स कंडक्टिविटी। तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव हायर कंडक्टिविटी एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लोअर कंडक्टिविटी। सेकेंड, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस। बेटा देखो, अब जिस कंडक्ट सॉल्यूशन जो आयंस प्रोड्यूस करेगा, अगर वो छोटे होंगे साइज में तो दे विल बी इजी टू मूव। तो मूवमेंट जितना फास्टर होगा आयंस का सॉल्यूशन में, उतना ही ज्यादा वो कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो स्मॉलर द साइज ऑफ आयंस, ग्रेटर वुड बी द कंडक्टिविटी। थर्ड इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सॉल्वेंट कैसा है? सॉल्वेंट अगर पोलर सॉल्वेंट है तो इट विल यू कैन से cause more number of ions to dissociate ना। तो पोलर सॉल्वेंट्स में कंडक्टिविटी हायर होती है, तो एक ही पर्टिकुलर सब्सटेंस अलग अलग सॉल्वेंट में डिफरेंट कंडक्टिविटी शो कर सकता है। तो सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर एंड लेस विस्कस। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो आयंस के मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो लेस विस्कस होना चाहिए सॉल्वेंट एंड मोर पोलर होना चाहिए, देन कंडक्टिविटी विल बी ग्रेटर। Next is concentration of electrolyte. This is the very important term here. एक चीज याद रखो, अभी जो हमने कापा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला किया है, या कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की अगर हम बात करें, जो डायरेक्टली मतलब डिपेंड कर रहा है कि एक सब्सटेंस के आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं सोल्यूशन में किसी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट की, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बिकॉज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ आयंस विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको मिलेगा मेटल्स, सॉलिड कंडक्टर और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी में, टेम्परेचर से कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कम होती है, और जो मोशन है आयंस का मूवमेंट, दैट इंक्रीजेस। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो इंक्रीजेस।
बट इन केस ऑफ सॉलिड मेटल्स टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी उनकी डिक्रीज हो जाती है। ये एक डिफरेंस आपको टेम्परेचर में थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट हम एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। वैसे मेजरमेंट बेटा कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जस्ट इसके बेस पे एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, तो फॉर्मूला यू नीड टू नो। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक जैसे अब हमें फॉर्मूला भी हमने देखा कि किसी भी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला जो है रिलेटेड टू लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जो सोल्यूशन हमने जिस कंटेनर में लिया है उसके सोल्यूशन की लेंथ और सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर और रेजिस्टिविटी, और उसका फिर रेसिप्रोकल लेके हम कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। बट एक्चुअली इट इज नॉट इजी, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशंस के कॉलम और उनके क्रॉस सेक्शन एरिया को इजीली फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब पॉसिबल इन द सेंस कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इन दैट केस व्हाट इज डन, एक कंडक्टिविटी सेल होती है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से अपरेटस, जिसमें एक फिक्स्ड यू कैन से ऐसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी नोन होती है, और उस नोन कंडक्टिविटी वाले सॉल्यूशन से L/A मतलब लेंथ ऑफ दीज इलेक्ट्रोड और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका रेशियो फाइंड आउट कर लिया जाता है। और इस रेशियो फिर इस सेल में जब भी कोई नया सॉल्यूशन फिल करोगे L/A की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो L/A की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ऐसी कंडक्टिविटी सेल में फिल करके रेजिस्टेंस निकाला जाता है, और फिर उस रेजिस्टेंस से उसकी कंडक्टिविटी फाइंड कर लेते हैं। एंड this L/A will remain constant for all those solutions which are further filled in this cell to calculate their conductivity. ठीक है, तो this type of cell is known as conductivity cell, और इसकी कोई डिस्क्रिप्शन आपको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक चीज याद रखनी है, इसका जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो है दैट इज नोन एज सेल कांस्टेंट, क्योंकि वो हम हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी जो वैल्यू है वो एंड दैट इज टेकन एज दैट कांस्टेंट टर्म। और ये जो क्वांटिटी है इट इज नोन एज डिनोटेड बाय G स्टार। सेल कांस्टेंट कहते हैं इसको एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए, एंड इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इस L/A की जगह अगर हम इसकी वैल्यू को G स्टार से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू R over rho, the resistance over resistivity या resistance multiplied by conductivity. This ratio is further used to calculate kappa, क्योंकि G स्टार आपको पता है ये वाली वैल्यू हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हमने फाइंड कर ली उस सेल के लिए। अब इसमें जो भी न्यू सॉल्यूशन फिल करोगे दैट G स्टार विल रिमेन सेम हियर एंड R कैन बी कैलकुलेटेड, और kappa हमें फाइंड करना है, तो kappa कैन बी कैलकुलेटेड बाय using this formula. Okay, so this is how we can measure conductivity of electrolytes. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका, अभी हमने देखा बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कापा जो है वो एक 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम में जितने भी आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब की टोटल कंडक्टिविटी है। बट इन केमिस्ट्री एज यू नो दैट वी रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विद मोल्स। तो अब अगर हम उस टोटल वॉल्यूम की जगह पे, या अब हम कहें टोटल आयंस की जगह पे उतना कंडक्टिविटी को फाइंड करें जो एक मोल सब्सटेंस का जितने आयंस प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो उस कंडक्टिविटी को हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सॉल्यूशन। मतलब हमें यहाँ पर जो चीज मेंशन करनी है कि 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए तब वो कितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। एंड इसका जो सिंबल है, जैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिंपल कंडक्टिविटी का जो सिंबल है दैट इज kappa और K,
इसका सिंबल है बेटा लेमडा एम। एम इज सबस्क्रिप्ट है मोलर के लिए, और लेमडा ये कैपिटल लेमडा सिंबल है, जो आप नॉर्मल लेमडा लिखते हो स्मॉल लेमडा होता है, ठीक है। तो लेमडा एम इज मोलर कंडक्टिविटी। एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, जस्ट सिंपल सा रिलेशन है जो हमने अभी पहले कंडक्टिविटी की है कि कापा, उसमें हमने देखा कि बेटा जितने भी आयंस हैं टोटल, ठीक है, या वो जितना वॉल्यूम हमने टोटल जितना सॉल्यूशन था उस सारी कंडक्टिविटी उसकी है। बट लेकिन अगर हम सिर्फ 1 मोलर सॉल्यूशन के निकालें तो हमें उसको कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक सिंपल सा रिलेशन है। बट यहाँ जो ये सी है, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये एसआई यूनिट्स की टर्म में अगर हम देखें तो 1 मोल पर मीटर क्यूब, पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि हमने कापा की जो डेफिनेशन ली है उसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं कि 1 मीटर हमारा लेंथ है सॉल्यूशन का, एंड 1 क्यूबिक मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो टोटल वॉल्यूम जो हमारा आता है सॉल्यूशन का वो 1 क्यूबिक मीटर आता है। बट एज यू नो, मोलैरिटी के केस में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम जनरली मोल से जब रिलेट कर रहे हैं सॉल्यूशंस को, तो हम मोलैरिटी टर्म यूज करते हैं, और मोलैरिटी में हम क्यूबिक मीटर की जगह जो वॉल्यूम यूज करते हैं लीटर यूज करते हैं। तो फॉर दैट रीजन वी कैन फाइंड राइट दिस फॉर्मूला इन दिस वे, lambda m is equal to 1000 कप्पा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब सी की जगह, सी भी कई बुक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर अगर 1000 के ओवर सी फॉर्मूला यूज कर रहे हो बेटा तो सी मोलैरिटी लेनी है, ठीक है। अगर 1000 नहीं यूज कर रहे हो आप तो मोलैरिटी की जगह फिर कॉन्सेंट्रेशन जो आपको लेनी है वो मोल पर मीटर क्यूब, पर क्यूबिक मीटर में लेनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा बस एक माइंड में रखना है। बट अदरवाइज आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स बुक में हैं उसमें क्वेश्चन में दी हुई मोलैरिटी होगी तो आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, lambda m is equal to 1000 K over m. Here m is the molarity, K is the conductivity of solution that will be given in the question, या K डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो कंडक्टेंस G, या मतलब जो भी चीजें अभी हमने पहले फॉर्मूला डिराइव किया है, आपको लेंथ, एरिया, वॉट एवर मे बी द गिवन वैल्यूज, यू कैन फाइंड के फर्स्ट और फिर के और एम को रिलेट करके आप डायरेक्टली मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो। तो 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इस, और 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में, सॉल्व भी हैं कुछ अनसॉल्व भी हैं, तो दैट यू कैन चेक। एंड यूनिट ऑफ लेम्डा एम, के का जो यूनिट था हमने देखा था दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स था, यहाँ इसका यूनिट है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। आप इसको सेंटीमीटर में करते हो अगर तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल भी हो जाएगा, डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में मीटर में गिवन है या सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट। अब नेक्स्ट बेटा आपको मैंने एक चीज बताई कि कॉन्सेंट्रेशन अगर हम नॉर्मली बढ़ाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की तो उसकी जो कप्पा या कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। बट मोलर कंडक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में की कंडक्टिविटी देख रहे हैं जिसमें उसके 1 मोल प्रेजेंट हो, ठीक है। अब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ऑब्वियसली वॉल्यूम सेम रखते हुए अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी जो होगी दैट विल, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से डिक्रीज होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, और यू कैन से अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेस। ये वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का आ रहा है तो कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब 1 मोल सॉल्यूशन लेने पर अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो सॉल्यूशन में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। रिवर्स इनवर्स रिलेशनशिप यू नीड टू रिमेंबर। और डाइल्यूट करने पे मतलब आप जितना वाटर ऐड करते जाओगे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम कहेंगे कि एक तरह की
इट अप्रोचेस टू जीरो हो जाती है, और उस टाइम पे जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी है एक सॉल्यूशन की, दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा नॉट एम. Lambda naught m means molar conductivity of an electrolyte solution at infinite dilution. Infinite dilution मतलब आपने इतना ज्यादा उसको डाइल्यूट कर दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गई है. और ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो वेरिएशन है मोलर कंडक्टिविटी का, ये तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में दोनों में आपको एक डिफरेंट रिलेशनशिप मिलेगा. लेट अस डिस्कस दैट. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यू कैन सी एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, KCl एंड HCl दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर हम उसकी लैम्डा जो मोलर कंडक्टिविटी है और स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, यू कैन सी देयर कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने के साथ, मतलब डाइल्यूशन करते करते आप देख रहे हो लीनियरली एक इंक्रीज मिल रहा है आपको लैम्डा वैल्यू में. ठीक है. तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली एंड लीनियरली विद डाइल्यूशन. पानी ऐड करने से क्या होता है, एक्चुअल में रीजन क्या है इसका, क्यों ऐसा होता है, जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते जाते हो ना, तो आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक रिपल्शंस कह सकते हो आप, या इंटर आयनिक अट्रैक्शंस जो हैं, जो उसकी मोबिलिटी को कम कर देते हैं, वो कम होना शुरू हो जाता. मतलब वाटर ऐड करते जा रहे हो, आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. ठीक है. तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा कि उनकी जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस है वो कम होती जाएंगी, एंड ऑब्वियसली कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. तो जितना वाटर ऐड करते जाओगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बोथ, बट वेरिएशन जो है वो डिफरेंट आता है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है आपको. ठीक है. और एक मतलब बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है ये रिलेशनशिप, स्लोली एंड लीनियरली इट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. और आप ये प्लॉट देखो, तो अगर हम इसको जीरो कॉन्सेंट्रेशन तक ले जाते हैं यहाँ इस जगह पे, तो ये जो इंटरसेप्ट वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पर KCl के लिए, दैट वैल्यू गिव्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl. और इसके लिए जो ये आपने इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालोगे तो ये HCl के लिए आ जाएगी. तो आप देख सकते हो कि इस तरह से सिंपल ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके हम मतलब इंटरसेप्ट फाइंड अगर कर ले, तो वी कैन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इनके जो ग्राफ्स हैं वो लीनियर और स्लोली इंक्रीज होते हैं कॉन्सेंट्रेशन और जो लैम्डा का कर्व है वो. तो दिस रिलेशनशिप वाज गिवन बाय कोलराउश, और इसके लिए उसने एक छोटा सा जो रिलेशन दिया था, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ c. तो ये फॉर्मूला कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ना कभी एग्जाम में पूछा गया है. जस्ट आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में किस तरह से वेरिएशन आता है उनकी मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन के साथ, और वीक में कैसे आता है. ठीक है. तो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक स्लो लीनियर रिलेशनशिप है डेल्टा सी एंड स्क्वायर रूट ऑफ c एंड लैम्डा में, एंड ग्राफ से ही हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज है, जो इंटरसेप्ट आपको मिल रहा है. ठीक है. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में देखो, ये एसिटिक एसिड के लिए कर्व है. फॉर दिस यू कैन सी there is a rapid change in molar conductivity with decreasing concentration. मतलब आप जितना डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तेजी से इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है. और मतलब आप देखो ग्राफ या कहीं पर भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इस एक्सिस को, तो यहाँ पर आप इसकी इंटरसेप्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो. तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स देयर इज अ, you can say a straight line is not observed in this case. Hence, from graphical method, we cannot calculate their limiting molar conductivity values. ठीक है. तो उनके लिए आपको वैल्यूज जो है ग्राफिकल मेथड से आप फाइंड नहीं कर सकते. एंड कोलराउश लॉ में के अकॉर्डिंग
एक फॉर्मूला है जिससे आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं दूसरा कोलराउश लॉ, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज उसकी इंडिविजुअल आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटीज हैं उनको अगर आप ऐड कर दो तो यू कैन इजीली कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दिस इज व्हाट कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। एंड डेफिनेशन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर हम इतना वाटर ऐड कर दें कि कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाए, उस टाइम पे जितने भी आयंस एक इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट है वो अपना अपना पूरा कंट्रीब्यूशन टोटल मोलर कंडक्टिविटी को देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम ये एज्यूम करते हैं कि इनके बीच की इंटर आयनिक अट्रैक्शंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई है। So each ion migrates independently and makes its own contribution to the total molar conductivity of electrolyte, irrespective of the nature of other ion with which it is associated. कितने भी तरह के आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, हर एक आयन की जो फिक्स वैल्यू है उसकी मोलर कंडक्टिविटी की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उन सबको आप अगर ऐड कर दो तो यू विल गेट दी exact limiting molar conductivity value for a weak electrolyte. तो ये फॉर्मूला जो है lambda naught m is equal to lambda naught positive plus lambda naught negative। इसका मतलब है ये lambda m naught जो है that is limiting molar conductivity of electrolyte, weak electrolyte जो इसको आपको वैल्यू निकालनी है, और ये उसके कैटायन और एनायन की इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी। तो जितने भी केटायन है जैसे NaCl NaCl तो स्ट्रॉन्ग है, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर CH3COOH है तो उस केस में आपके पास एक केटायन हुआ एक एनायन हुआ 1 मोल। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को एज सच जो वैल्यूज गिवन होती हैं 1 मतलब कोई मल्टीप्लाई और नहीं करना आपको, बट सपोज इफ द फॉर्मूला इज CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो 2 क्लोराइड आयन है तो उसके लिए आपको फिर इस नेगेटिव वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स नंबर ऑफ आयंस जितने भी एक 1 फॉर्मूला यूनिट से डिराइव होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये कंडक्टिविटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। So this is how Kohlrausch law helps to calculate limiting molar conductivity of weak electrolyte, जो ग्राफ से नहीं कर सकते हम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफिकल मेथड इजीली यूज हो जाता है। अब इसी चीज से एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन जिसके बेस पे न्यूमेरिकल है बुक में, कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का बेटा आपने देखो जो चैप्टर हमने 11th में भी किया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, तो उनको किस एक्सटेंट तक डिसोसिएट होते हैं उसको हम उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो एक वीक एसिड या वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप इस कोलराउश लॉ से भी निकाल सकते हो। मतलब हम लैम्डा एम अगर हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है और उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो दोनों के रेशो, जो दोनों का रेशो होता है मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशो, दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटीज को एक ही पर्टिकुलर सब्सटेंस की मोलर कंडक्टिविटी, एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे और दूसरा लिमिटिंग वैल्यू मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये रेशियो जो है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अल्फा आपने निकाल लिया तो आप के निकाल सकते हो, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूले से हम अल्फा एंड के फाइंड कर सकते हैं फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट।